बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 34। पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल स्टार्ट की थी और उस एग्जांपल के अंदर हमने जो डिफरेंट शेप्स थी, लाइन, सर्कल और ट्रायंगल्स को इनिशिएट करवाया था और उनके ऑब्जेक्ट्स बना के हमने सबसे पहले उसको हमने जो इनहेरिटेड मेथड्स थे उनको यूज़ करके हमने सिंपल यानी जो हमें एक ब्रूट फोर्स टेक्निक के ज़रिए तरीका समझ में आया, हमने उसके ज़रिए जो है उसको सॉल्व किया। तो वो सारी शेप्स प्रिंट हो रही थी, यानी हमें ना लाइन मिल रही थी, ना सर्कल, ना ट्रायंगल, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। उसके बाद हमने फिर उसे स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ के ज़रिए सॉल्व किया तो मसला तो हमारा हल हो गया, लेकिन उसमें और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, यानी कोड रेपिटेटिवली हमें लिखना पड़ा और उसमें हार्ड टू मेंटेनेबिलिटी बढ़ गई। और इसके अलावा जो बेसिक यानी एरर आने के चांसेस हैं वो आ सकते हैं, टेस्ट केसेस मिस कर सकता है एक टेस्टर। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने हाईलाइट किया था उस स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ वाले टेक्निक से। वहाँ पे हमने अपने नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जो कि पॉलीमॉर्फिज्म था, और पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग द वर्चुअल फंक्शंस। तो हमने उन सारे फंक्शंस जो इनहेरिटेड होने हैं, आगे ड्राइव क्लासों में जाने हैं, हमने उन तमाम को बेस क्लास में भी और एज़ कॉरस्पॉन्डिंगली ड्राइव क्लास को भी के अंदर जाके भी उनको हमने वर्चुअल बना दिया, जिसकी वजह से वो हमारा प्रॉब्लम बड़ा सिंपल हो गया था। और उसमें वो हमें ना स्विच स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ी, ना इफ एल्स इफ से भी हमें छुटकारा हासिल हो गया। और वो जो बार बार हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ रहा था, वो तो सिर्फ 3 केसेस थे ना, 3 शेप्स थी। अगर हज़ारों शेप्स हों और सैकड़ों शेप्स हों उस सिचुएशन में तो आप देखेंगे आपका कितना वर्क जो है वो काफ़ी बच जाएगा। तो वो हमने पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से लास्ट कॉन्सेप्ट है इस कोर्स में, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज भी हम उस पॉलीमॉर्फिज्म को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। ये वही हमारे पास डायग्राम है जो हमने स्टडी किया था लास्ट एग्जांपल में, वही शेप की क्लास है और 3 लाइन, सर्कल और ट्रायंगल 3 इनहेरिट हो रही हैं शेप से। यहाँ पे अब हम एक और कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस का नाम दिया था शुरू के लेक्चर्स में। वहाँ पे हम इनकी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं और प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं वहाँ भी हमने देखी थी, लेकिन अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे C++ में कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें तो शेप की क्लास ऐसी क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि शेप की जब हम बात करते हैं तो ये एक जेनेरिक चीज़ आती है कि भाई किसकी शेप है, व्हाट इज, ये लाइन की शेप है, सर्कल की है, ट्रायंगल की है। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि लाइन की शेप है तो मैं अब स्पेसिफिक हो गया हूँ कि भाई मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं शेप ही कहूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं किस शेप की बात कर रहा हूँ। तो शेप का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनता, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि रियल लाइफ में ये एक जेनेरिक चीज़ है और इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़बान में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था, यही कि कोई भी चीज़ आपको जेनेरिकली अगर नज़र आती है रियल लाइफ में, यानी जब मैं उसकी बात करूं तो कोई उससे स्पेसिफिक मतलब ही आपके सामने नहीं आता। जैसे मैंने शेप की बात की, जैसे मैं कहूं कि फ़ाइल है एक, अब वो फ़ाइल कौन सी है ये तो नहीं पता आपको, PDF फाइल है या वर्ड की फ़ाइल है या किसी और डॉक्यूमेंट JPEG की फ़ाइल है, TIFF की फ़ाइल है, किसकी है। तो वो एक जेनेरिक बात जाती है और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो बेसिक बुनियादी फंक्शन होता है या करैक्टरिस्टिक्स कह लें, कैन नॉट बी इंसेंशिएटेड, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंसेंशिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। आप देखें कि रियल लाइफ में शेप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि लाइन का आपको मिलेगा, सर्कल का मिलेगा, ट्रायंगल का मिलेगा, लेकिन शेप इटसेल्फ जो है वो खुद एक जेनेरिक चीज़ है, वो आपको एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आएगी। आप शेप हमेशा या तो लाइन को बोल रहे होते हैं कि भाई ये एक लाइन की शेप है, ये सर्कल की शेप है, ये ज्योमेट्रिक शेप है, ये पॉलीगॉन की शेप है, एंड सो फोर्थ, यूज्ड फॉर इनहेरिटिंग इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे शेप को यूज़ किया इनहेरिट करने के लिए, फ़ाइल को यूज़ करेंगे फाइल्स बनाने के लिए, और इसी तरह और भी मकसद इनका हो सकता है। तो शेप की क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बुनियादी तौर पे हम इनहेरिटेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे और जो चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस, बल्कि इंटरफेस इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहाँ पे भी मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था, आज अगेन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी जो होती हैं ऑन द अदर हैंड साइड द कंक्रीट क्लासेस। कंक्रीट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, जिनका बिहेवियर स्पेसिफिक होता है, जो हमें रियल लाइफ में एक्चुअल वर्क करती हुई नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे वही शेप में जब मैं लाइन की बात करता हूँ तो लाइन मुझे नज़र आती है रियल लाइफ में, वो मेरे सामने है, इसलिए मैं उसको कंक्रीट क्लास कह लूँगा। पॉलीगॉन है, फ़र्ज़ करें फ़ाइल के हवाले से जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, उसमें मैं जो PDF की फ़ाइल कहता हूँ तो मैं मोर स्पेसिफिक हो जाता हूँ और वो मुझे एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती है। वर्ड की फ़ाइल है, टिफ की फ़ाइल है, जिफ की फ़ाइल है, एंड सो फोर्थ। दूसरा जो यानी इसको हम बोलते हैं कंक्रीट कॉन्सेप्ट। और अगली बात कि ऑब्जेक्ट कैन बी इंसेंशिएटेड। कंक्रीट क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हम बनाते हैं और यूज़ भी करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। मे इनहेरिट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अनदर कंक्रीट क्लास। ऐसा हो सकता है कि ये जो कंक्रीट क्लास हम बनाएंगे ये बेसिकली उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कंक्रीट क्लास से ये इनहेरिट कर रही हो। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। Abstract classes in C++. In C++, we can make the class abstract by making functions is the pure virtual. अब ये हम तरीक़ाकार पढ़ रहे हैं कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ये C++ में कैसे इम्प्लीमेंट होती है। इस कोर्स में हम आगे जावा को जब स्टार्ट करेंगे या C# को, तो वहाँ पे भी मैं ये चीज़ हाईलाइट करूँगा कि वहाँ पे कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। लेकिन अब क्योंकि हम फ़िलहाल C++ डिस्कस कर रहे हैं तो उस केस में मैं यहाँ पे उसकी बात करूँगा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को C++ में किस तरह बनाते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी है उसके तमाम जो फंक्शंस हैं उनको प्योर वर्चुअल कर दें। एक तो वर्चुअल है, एक मैं कह रहा हूँ प्योर वर्चुअल कर दें। प्योर वर्चुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्चुअल फंक्शन। तो हमने उसको प्योर वर्चुअल कर देना है। कन्वर्सली द क्लास विद नो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ द कंक्रीट क्लास। अगर तो आपने फंक्शन बना दिया जो कि नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी कोई भी आपकी क्लास में नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो वो हमेशा कंक्रीट क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कहलाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या मेथड है जी? मैं उसके मेथड को प्योर वर्चुअल फंक्शंस बना दूं तो वो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। फिर मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं फिर इनहेरिट करके यूज़ करूंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्योर वर्चुअल फंक्शन अब कैसे बनाते हैं C++ में वो देख लेते हैं। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन represent an abstract behavior, therefore may not have the implementation or body। यानी बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर इंप्लीमेंट करने के लिए हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, और इसका जो मकसद है वो बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि दूसरी क्लासेस इससे इनहेरिट करके इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ए फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड द प्योर वर्चुअल फंक्शन द हेडर विद द ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो उसके साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगेगा, वो वर्चुअल मेथड तो बनेगा, लेकिन उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज ज़ीरो से कर देना है।
यानी यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देंगे तो अब ये मेथड जो है वो पेयर वर्चुअल बन जाएगा और अब हम इसको इंसेंशिएट नहीं करा सकेंगे क्योंकि अब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ही इम्प्लीमेंट इसमें हो रहा है। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन, ए क्लास हैविंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन बिकम द एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे अब देखें कि मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्लास मैंने शेप की बनाई, पब्लिक वर्चुअल वाइड ड्रॉ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं नीचे मेन फंक्शन में आके शेप का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा शेप एस, तो ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा और वो एरर क्या होगा कि यही कि भाई आपने तो इसको वर्चुअल फंक्शन बनाया था लेकिन अब आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपाइलर फिर आपसे माजरत कर लेगा। A derived class of an abstract class remains abstract until provide the implementation for all pure virtual functions. Derived class जो है of an abstract class remains abstract, यानी फ़र्ज़ करें कि आपने एक क्लास बनाई, प्योर वर्चुअल मेथड लगा के एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अब आप करते ये हैं कि उस क्लास के अंदर यानी एक और क्लास बनाते हैं और एक क्लास को आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर देते हैं, तो वो बन गई आपकी ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास भी आपकी उस वक्त तक एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी जब तक उसकी बेस क्लास का जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे देती वो क्लास। यानी वो जो बेस क्लास का हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था, क्योंकि अब ये लाइन की क्लास है या ट्रायंगल की क्लास है, इसने शेप से इनहेरिट किया है, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो प्योर वर्चुअल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दे, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं हो सकेगा क्योंकि वो भी उस वक्त तक एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। ये बात इम्पॉर्टेंट है समझने वाली कि आपने जो भी क्लास इनहेरिट करवानी है वो उस वक्त तक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी जब तक उस बेस क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर लेती। अब यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने वही शेप की क्लास बनाई, तो मैंने यहाँ ड्रा को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने प्योर फंक्शन वर्चुअल कर दिया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब यहाँ पे तीनों क्लासेस ने लाइन, ड्रॉ और क्वाड्रिलेटरल जो है इस क्लास तीनों जो है वो इनहेरिट कर रही हैं इसकी शेप क्लास से। यहाँ पे अब आप देखें एक रेक्टेंगल है जो कि क्वाड्रिलेटरल से फिर इनहेरिट कर रही है, तो तीनों में ड्रॉ का मेथड है। बेसिकली ये ड्रॉ का मेथड यहाँ से आया है। अब यहाँ पे अब ये सारी क्लासेस उस वक्त तक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस रहेंगी जब तक इस ड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं दे देते। यानी इस ड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाइन अलग से देगी, ऑफ कोर्स जो है वो सर्कल अलग से देगा और बाकी सारी क्लासेस जो है वो अलग से देंगी। तो अब इसको हम C++ की कोड में भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल हम देखने लगे हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के। तो यहाँ पे आप देखें कि क्वाड्रिलेटरल क्लास है और मैंने ये शेप से इनहेरिट करवाई है। इसमें हम कह रहे हैं कि नो ओवरराइडिंग ड्रॉ मेथड, हम यानी इसको ड्रॉ नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं बनेगा, यहाँ पे एरर आएगा। वजह क्या है? क्योंकि मैंने इसको शेप क्लास से इनहेरिट तो करवा लिया लेकिन मैंने ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं दिया, यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं दी। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था आपको कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करवाएंगे तो उस क्लास पे ये लाजिम हो जाता है कि उसके प्योर वर्चुअल मेथड को वो इम्प्लीमेंट करे, अदरवाइज़ उस क्लास को भी उस वक्त तक एब्स्ट्रैक्ट ही समझा जाएगा जब तक वो अपनी बेस क्लास के प्योर वर्चुअल मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पे अब आप देखें कि एक वही रेक्टेंगल की क्लास है और इसको क्वाड्रिलेटरल से इनहेरिट हो रहे हैं जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं एक वाइड ड्रॉ का मेथड यूज़ कर रहा हूँ और ये हमारा वर्चुअल मेथड है और इसकी मैंने बॉडी दी है। तो अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट अगर बनाऊँगा तो तब ये कहेगा ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्चुअल मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। चाहे मैंने बॉडी में कुछ नहीं लिखा लेकिन इम्प्लीमेंट हो गया वो। हाँ, यानी अगर आप मतलब चाहते हैं कि मैंने इसको नहीं इम्प्लीमेंट करना तो फिर आप उसकी एक दफ़ा ऐसे बॉडी लिख दें, यानी उसको यूज़ कर लें, उसमें चाहे कुछ स्टेटमेंट ना लिखें, तो तब भी वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ जो है उसमें एरर्स आएंगे।
आगे आप देखें कि शेप की क्लास है और इसका डिस्ट्रक्टर देखें, मैंने डिस्ट्रक्टर बनाया और डिस्ट्रक्टर में बेसिकली मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर मैसेज दे रहा हूँ कि शेप डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पे अब क्वाड्रेटरल शेप से मैं इनहेरिट कर रहा हूँ और यहाँ मैंने क्वाड्रेटरल का डिस्ट्रक्टर दिया और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल का डिस्ट्रक्टर दे रहा हूँ। तो उसके बाद व्हेन वी डिलीट ऑपरेटर इज अप्लाइड टू द बेस क्लास पॉइंटर, द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप। यानी यहाँ पे आपने अब देखें कि सारी क्लासेस के ये डिस्ट्रक्टर्स दे दिए, लेकिन इसमें बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर अप्लाई होगा, चाहे आपकी जो ड्राइव्ड क्लास है यानी कोई भी टाइप ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का है, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है उसके ऊपर बेस क्लास का पॉइंटर के तौर पे अप्लाई होगा। यहाँ पे अब आप देखें कि मेन फंक्शन में हमने शेप क्लास का पॉइंटर पी शेप बनाया और इसको मैंने एक रेक्टेंगल जो है इसमें दाई, मैं यहाँ पे पी शेप डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें कि शेप क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो मैंने यही कहा है अभी कि बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे उसकी टाइप उसके अंदर आप रेक्टेंगल डाल दें, चाहे उसके अंदर आप लाइन डाल दें, चाहे उसके अंदर आप सर्कल डाल दें, लेकिन उसमें अलग अलग उसके डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होंगे और शेप क्लास का डिस्ट्रक्टर होगा। यहाँ आप देखें कि पी शेप है तो यहाँ पे शेप का पार्ट है, क्वाड का पार्ट है, रेक्ट का पार्ट है, लेकिन ये काम करने के बाद देखें क्वाड का पार्ट है, रेक्ट का पार्ट है, लेकिन शेप का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो देखने वाली है। एंड मेक द क्लास बेस क्लास डिस्ट्रक्टर वर्चुअल। तो यहाँ पे अब आप देखें मैंने डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना दिया, अब यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेटरल में भी मैंने इनको वर्चुअल बना दिया, रेक्टेंगल में भी आप देखें मैंने इसको वर्चुअल बना दिया। तो नाउ बेस क्लास डिस्ट्रक्टर विल बी रन आफ्टर द ड्राइव क्लास डिस्ट्रक्टर। तो अब क्या होगा कि वो रेक्टेंगल और क्वाड्रेटरल और दूसरे जो हैं उनके डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे और आखिर में जाके आपका बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर होगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका रेक्टेंगल का, उसके बाद क्वाड्रेटरल का और तीसरे लास्ट पे आप देखें कि शेप क्लास का हुआ। ये कैसे हो इम्प्लीमेंट हुआ कि मैंने उनको वर्चुअल बना दिया। तो वर्चुअल बनाने से ये चीज़ जो है वो चली जाती है। और क्यों, ये तो मैं पिछले लेक्चर में काफ़ी डीपली, तो इस आप देखें कि इसका जो रिज़ल्ट है अब यहाँ पे देखें सबके डिस्ट्रक्टर कॉल हुए। लास्ट वाले केस में शेप का ही हुआ था जब हमने उनको वर्चुअल नहीं बनाया था। तो वर्चुअल फंक्शन की अब यूजेज क्या हुई जी, अगर हम इसको रैप अप करें तो इनहेरिट, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी अगर हमने इंटरफेस से इनहेरिट करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है अलग अलग, तो फिर आप वर्चुअल फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज़ ये हो गया कि जस्ट इनहेरिट इंटरफेस, यानी अगर तो हमने इंटरफेस इनहेरिट करना है फिर हम उस मेथड को पेयर वर्चुअल बना देते हैं उस क्लास को, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो इस तरीके से ये कवर होता है। अब यहाँ पे इनहेरिट इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ड्रॉ का मेथड है, इसको मैंने पेयर वर्चुअल बना दिया। ये कैलकुलेट एरिया नॉर्मल मेथड है। बाकी इसमें आप देखें कि तीनों इनहेरिट हो रही हैं, लेकिन सर्कल में कैलकुलेट एरिया है, ट्राइंगल में लाइन में नहीं होता, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन वो ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें शेप की क्लास को मैंने पेयर वर्चुअल ड्रॉ को बना दिया और इसको मैंने वर्चुअल रखा। पेयर वर्चुअल इसमें एक ही होगा। अब ये हमारी एक मेथड करने से ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब ईच ड्राइव क्लास ऑफ द शेप इनहेरिट द डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैलकुलेट एरिया। तो हर जो ड्राइव क्लास आपकी होगी वो शेप से इनहेरिट करेगी और उसने कैलकुलेट एरिया की डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन वहाँ जाएगी। सम में ओवरराइड दिस सच द सर्कल इन ट्राइंगल। जाहिर है एरिया कैलकुलेट करने का तरीकाकार सर्कल का अपना होगा, ट्राइंगल का अपना होगा। तो ये क्या करेंगे, उस मेथड को ओवरराइड करेंगे। अब ये कैसे ओवरराइड होती है ये हम पहले देख चुके हैं। एंड अदर में नॉट सच पॉइंट टू द लाइन, क्योंकि लाइन अब क्योंकि उसका कैलकुलेट एरिया नहीं होता इसलिए लाइन उसको ओवरराइड नहीं करेगी, वो डिफ़ॉल्ट मेथड वहाँ चला जाएगा और वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं देगा। उसके बाद ईच ड्राइव क्लास ऑफ द शेप इनहेरिट द इंटरफेस प्रो ड्रॉ। अब क्योंकि ड्रॉ को हमने प्योर वर्चुअल बनाया था तो ये एक इंटरफेस बन गया। अब ये शेप क्लास में ड्राइव क्लास में जाएगा और ईच कंक्रीट ड्राइव हैज़ टू प्रोवाइड द बॉडी ऑफ द ड्रॉ बाय ओवरराइडिंग इट।
तो हर यानी ट्रायंगल भी, सर्कल भी, लाइन भी और दूसरी कोई अगर हमने क्लास इनहेरिट करवाई है तो उसके ऊपर ये लाजिम होगा कि इस ड्रॉ का मेथड या इसकी बॉडी दे या ओवरराइड करे। यानी मैंने अभी बताया है कि चाहे बॉडी देने उसमें कुछ भी ना लिखे लेकिन बॉडी दे तो तब वो चल जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ है। वर्चुअल टेबल क्या होता है? कंपाइलर बिल्ड द वर्चुअल टेबल, वी टेबल कहते हैं, फॉर ईच क्लास हैविंग द वर्चुअल फंक्शन। जिस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शंस हैं उस क्लास के लिए कंपाइलर एक वर्चुअल टेबल बनाता है। उसमें टेबल में जो एंट्रीज होती हैं वो वही होती हैं कि हर फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंगली उस टेबल में एंट्री होगी। एंड वी टेबल कंटेन्स ए पॉइंटर फॉर ईच वर्चुअल फंक्शन, और हर टेबल की एंट्री में बेसिकली उस वर्चुअल फंक्शन का पॉइंटर पड़ा होता है, यानी एड्रेस पड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ उसमें होती है। यहाँ पे अब वी टेबल के एग्जांपल देख लें कि इंट द मेन, यहाँ पे पॉइंटर 1 पॉइंट की क्लास बनाई P1 और P2, इनके y एक्सिस और x एक्सिस आप यहाँ पे देख गए होंगे। शेप की मैंने P शेप क्लास बनाई यानी पॉइंटर बनाया। अब P शेप में मैं न्यू लाइन डाल रहा हूँ और तो यहाँ पे ड्रॉ का मेथड दे दिया, यानी उसमें कैलकुलेट एरिया दे दिया। तो इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे अब आप देखें कि एक मैंने लाइन में वर्चुअल मेथड दिया था, एक जो है वो टेबल, ये वी टेबल शेप का वी टेबल है, ये लाइन का वी टेबल है। और आप यहाँ पे देखें कि इस तरीके से ये कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसकी एंट्री पड़ी हुई है, ये इसकी ड्रॉ की एंट्री पड़ी हुई है, तो ये कैलकुलेट एरिया की एंट्री पड़ी हुई है। इसी तरह इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये टेबल ड्रॉ होता है। डायनेमिक डिस्पैच क्या होता है? अब ये एक और चीज़ है। द नॉन वर्चुअल फंक्शंस कंपाइलर जस्ट जनरेट द कोड टू कॉल द फंक्शन, उसको हम डायनेमिक डिस्पैच कहते हैं। यानी जो नॉन वर्चुअल फंक्शंस होते हैं कंपाइलर उनका कोड जनरेट करता है फंक्शन कॉल का, यानी कॉल होने के वक्त। लेकिन वर्चुअल फंक्शन में कंपाइलर कोड जनरेट द एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट, एक्सेस टू द एसोसिएट वर्चुअल टेबल एंड कॉल टू द अप्रोप्रिएट फंक्शन। तो बात यहाँ पे ये हमने रैप अप की कि नॉन वर्चुअल फंक्शन जो होते हैं उनका जो कोड है वो कंपाइलर उनके फंक्शन कॉल पे जनरेट करता है, जबकि वर्चुअल फंक्शन में कंपाइलर कोड जनरेट करता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए उसकी वी टेबल के अंदर क्या एसोसिएशन है उसके लिए, और उस जो आपका अप्रोप्रिएट फंक्शन है कॉल उसको कैसे कॉल करना है उसके लिए। तो ये तीन चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। कंक्लूजन ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म एड्स द मेमोरी ओवरहेड ड्यू टू द वर्चुअल टेबल। अब आप इसको डिसएडवांटेज के तौर पे देखें तो इसमें मेमोरी ओवरहेड आ जाता है, क्योंकि वर्चुअल टेबल अलग से स्टोर होते हैं तो मेमोरी है इसमें। पासिंग द ओवरहेड टू द एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनिपुलेशन, अब जाहिर है वर्चुअल टेबल है तो उसमें एक वर्चुअल फंक्शन के अंदर वो टेबल्स बनते जाते हैं तो पॉइंटर्स की तादाद बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनिपुलेशन हो जाएगी। तो ये एक दो ओवरहेड्स हैं, ये इतने ज़्यादा कोई हैवी किस्म के भी नहीं है कि हम इस टेक्निक को यूज़ ही ना करें। तो हाउ एवर दिस ओवरहेड इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मैनी एप्लीकेशन, तो कई एप्लीकेशन में पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी पावरफुल होता है, वहाँ पे इन ओवरहेड के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मॉरल, थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बिफोर मेकिंग ए वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे यानी हम पहले ये देख लें कि हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की क्या है, फिर हम ये तय करें कि हमने उन फंक्शंस को वर्चुअल बनाना है या नहीं बनाना। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का लेक्चर के ख़त्म होने के साथ मैं पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल आपको दी और उसकी हमने डिटेल देखी, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शंस और इनकी डिटेल देखी। तो आज के लेक्चर से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।